हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं सरफेस्ड ऑडियो बुक। इस चैनल के ऊपर मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक्स अपलोड करता हूं, हिंदी, इंग्लिश और साथ में पूरी ऑडियो बुक के साथ में उन्हीं ऑडियो बुक्स का पार्टीशन भी करता हूं ताकि आप अपने टाइम के हिसाब से समझ पाए। तो ये है रिच डैड पुअर डैड का ऑडियो बुक का भाग नंबर 12। 6 महीने बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया और मरीन कॉर्प्स में भर्ती हो गया ताकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना सीख सकूं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का दिल टूट गया। अमीर डैडी ने मुझे बधाइयाँ दी। स्कूल और नौकरी में विशेषज्ञता का विचार एक लोकप्रिय विचार है, यानी ज़्यादा धन कमाने के लिए या प्रमोशन हासिल करने के लिए आपको विशेषज्ञता हासिल करने की ज़रूरत है। इसलिए मेडिकल डॉक्टर्स तत्काल बाल रोग विशेषज्ञ या अस्थि रोग विशेषज्ञ जैसी विशेषज्ञता हासिल करने में जुट जाते हैं। यही अकाउंट्स, आर्किटेक्ट, वकीलों, पायलटों और बाकी लोगों के बारे में सही है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस विचारधारा में विश्वास रखते थे, इसलिए वे डॉक्टर से मिलने के बाद रोमांचित हो गए। वे अक्सर ये मानते थे कि स्कूल में ऐसे लोगों का सम्मान किया जाता है जो कम से कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं। अमीर डैडी मुझे इसका ठीक उल्टा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, यह उनका सुझाव था। इसलिए मैंने उनकी कंपनियों में कई विभागों में सालों तक काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में भी काम किया। हालांकि मैं कभी अकाउंटेंट नहीं बन सकता था, परंतु वे चाहते थे कि मैं उस विभाग में रहकर उसके बारे में मोटी मोटी बातें समझ लूँ। अमीर डैडी जानते थे कि मैं वहाँ शब्दावली को पकड़ लूँगा और यह भी समझ जाऊँगा कि क्या महत्वपूर्ण होता है और क्या नहीं। मैं बस एक बॉय और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में ही काम कर चुका हूँ और सेल्स, रिजर्वेशन, मार्केटिंग में भी। वह मुझे और माइक को सीढ़ी दर सीढ़ी सिखा रहे थे। इसलिए वे चाहते थे कि हम लोग उन बैंकर्स, वकीलों, अकाउंट्स और ब्रोकर्स के साथ बैठकों में भाग लें। वे चाहते थे कि हम लोग उनके साम्राज्य को हर पहलू के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी तो मेरे पढ़े लिखे डैडी ने दिल खोलकर बातें की। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे मेरे निर्णय के पीछे का कारण क्यों नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि जिस नौकरी से मैंने इस्तीफ़ा दिया था उसमें तनख्वाह अच्छी थी, फ़ायदे बहुत थे, खाली समय भी बहुत मिलना था और प्रमोशन के अवसर भी बहुत अच्छे थे। जब एक शाम को उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने ये नौकरी क्यों छोड़ दी, तो मैंने लाख कोशिश करने के बाद भी उन्हें इनका कारण नहीं समझा सका। मेरे तर्क उनके तर्क के दायरे में फिट नहीं हो पा रहे थे। समस्या यह भी थी कि मेरा तर्क अमीर डैडी का तर्क था। मेरे पढ़े लिखे डैडी के लिए नौकरी की सुरक्षा ही सब कुछ थी और मेरे अमीर डैडी के लिए सीखना ही सब कुछ था। पढ़े लिखे डैडी का विचार था कि मैं शिप ऑफिसर बनने की शिक्षा ग्रहण करने के स्कूल गया था। अमीर डैडी ये जानते थे कि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन के लिए स्कूल गया था। तो एक विद्यार्थी की तरह मैं सुदूर पूर्व और साउथ पैसिफिक जाने वाले जहाज़ों पर बड़े फ्रूट्स, ऑयल टैंकरों और यात्री जहाज़ों पर काम करता था। अमीर डैडी इस बात पर जोर देते थे कि मैं यूरोप की तरफ जाने वाले जहाज़ों के बजाय प्रशांत महासागर पर अपना ध्यान केंद्रित करूं, क्योंकि भविष्य के देश एशिया में हैं, यूरोप में नहीं। जबकि मेरे ज़्यादातर सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने घरों पर पार्टी और मौज मस्ती करते थे। तब मैं जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस में मैं व्यवसाय, लोगों, बिजनेस की शैलियों और संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी कर रहा होता था, परंतु अपने घर पर नहीं। मेरा ज्ञान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। पढ़े लिखे डैडी कभी नहीं समझ पाए कि मैंने वो नौकरी क्यों छोड़ी, इसके बाद मरीन कॉर्प्स में शामिल क्यों हुआ। मैंने उन्हें बता दिया कि मैं जहाज़ उड़ाना सीखना चाहता हूँ, परंतु वास्तव में मैं ट्रक का नेता बनना सीखना चाहता था। अमीर डैडी ने मुझे बता रखा था कि कंपनी चलाने का सबसे कठिन काम था लोगों से काम लेना। उन्होंने 3 साल तक सेना में काम किया था और मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। अमीर डैडी ने मुझे बताया था कि खतरनाक परिस्थितियों में किस तरह लोगों का नेतृत्व किया जाए। तुम्हें जो अगली चीज़ सीखनी चाहिए वो है नेतृत्व, उन्होंने कहा। अगर आप एक अच्छे नेता नहीं हैं तो आप पर पीछे से भी गोली चलाई जा सकती है, जैसा बिजनेस में किया जाता है। 1973 में मैं वियतनाम से लौटने पर मैंने कमीशन से इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि मैं हवाई जहाज़ उड़ाना पसंद करता था और मैं जेरोक्स कंपनी में काम करने लगा। मैंने इसमें एक वजह से नौकरी की थी और वो नौकरी के फ़ायदे वजह नहीं थी। मैं एक शर्मीला आदमी था
और बिक्री का विचार मुझे दुनिया का सबसे बड़ा डरावना विषय लगता था। जेरोक्स अमेरिका में सेल्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम में बहुत बढ़िया कंपनी मानी जाती थी और मेरे डैडी को मुझ पर गर्व था। मेरे पढ़े लिखे डैडी को मुझ पर शर्म आती थी। एक बुद्धिजीवी होने के नाते वे सोचते थे कि सेल्समैन उनके नीचे के स्तर के लोग होते हैं। मैंने जेरोक्स में 4 साल तक काम किया, जब तक कि मुझे दरवाजे खटकाने और अस्वीकार कर दिए जाने के डर से मुक्ति नहीं मिल गई। एक बार मैं बेस्ट सेलिंग में टॉप 5 लोगों में लगातार आने लगा तो मैंने एक बार फिर इस्तीफ़ा दे दिया और आगे बढ़ गया। अब एक बार फिर मैंने अच्छी खासी कंपनी के साथ अपना बढ़िया करियर छोड़ दिया था। 1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी खोली। मेरे डैडी ने मुझे और माइक को कंपनियां चलाने का परीक्षण दे रखा था, तो अब मुझे उन्हें स्थापित करना ही सीखना था। मेरा पहला उत्पाद था नायलॉन और वेलक्रो का वॉलेट, जो फार ईस्ट में बनता था और समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क में एक वेयरहाउस तक जाता था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों की मजबूती की परीक्षा का समय आ गया था। अगर मैं असफल होता तो मैं दिवालिया हो गया होता। मेरे डैडी का मानना था कि 30 साल से पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा होता है, आपके पास संभलने का मौका होता है। उनकी सलाह थी। मेरे 30वें जन्मदिन की शाम को मेरा पहला शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। आज मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस करता हूँ और जैसा मेरे अमीर डैडी ने मुझे प्रोत्साहित किया करते थे, मैं विकासशील देशों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। आज मेरी निवेश कंपनियाँ दक्षिण अमेरिका, एशिया, नॉर्वे और रूस में निवेश करती है। एक कहावत है, जॉब एक संक्षिप्त रूप है जस्ट ओवर ब्रोक का, और दुर्भाग्य से करोड़ों लोगों के लिए सही साबित होता है, क्योंकि स्कूल यह नहीं समझाता कि फाइनेंशियल बुद्धि भी बुद्धि का एक रूप है। इसलिए ज़्यादातर कर्मचारी या मजदूर अपने साधनों के भीतर रह रहे होते हैं। वे मेहनत करते हैं और अपने बिल चुकाते हैं। और एक डरावनी मैनेजमेंट थ्योरी है, काम करने वाले इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए, और मालिक उन्हें केवल इतना देते हैं ताकि काम करने वाले छोड़कर न चले जाएं। और अगर आप ज़्यादातर कंपनियों की तनख्वाह देखें तो आप पाएंगे इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। इसका कुल परिणाम यह होता है कि ज़्यादातर कर्मचारी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। सुरक्षित नौकरी खोज लो। ज़्यादातर काम करने वाले कम समय के पुरस्कारों जैसे कि वेतन और दूसरे फायदों के लिए काम करते हैं, परंतु दीर्घकालीन दृष्टि से यह उनके लिए घाटे का सौदा साबित होता है। इसके बजाय मैं युवा लोगों को यही सलाह देता हूँ कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वो कितना कमा रहे हैं और इस बात पर ध्यान दें कि वो कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और चूहादौड़ में फंसने से पहले वे कितनी दक्षताओं में पारंगत होना चाहते हैं। एक बार लोग बिल चुकाने की आजीवन प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे छोटे हैमस्टर की तरह दांतों के छोटे पहियों के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उनके छोटे पैर तेजी से घूमते हैं, पहिए भी तेजी से घूमते हैं, परंतु आने वाला कल भी वे उसी पिंजरे में रहकर गुजारेंगे। नौकरी। जॉरी मैguire फिल्म में टॉम क्रूज का बहुत बढ़िया रोल था और इस फिल्म में कई बहुत जोरदार संवाद थे। शायद सबसे यादगार लाइन थी, मुझे पैसा दिखाओ, परंतु और एक लाइन थी जो मेरे हिसाब से ज़्यादा सच्ची थी। और उस सीन में जहां टॉम क्रूज फर्म छोड़कर जा रहा है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और वह पूरी कंपनी से पूछता है, मेरे साथ कौन कौन आना चाहता है, और सब लोग मौन और स्तब्ध थे। केवल एक ही औरत बोली, मैं आना चाहती हूँ, परंतु मेरा 3 महीने में प्रमोशन होने वाला है। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म में सबसे अच्छा और सच्चा वाक्य है। यह उस तरह का वाक्य है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल की तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रखते हैं और हर साल उन्हें निराशा होती है, इसलिए वो फिर से स्कूल जाते हैं और ज़्यादा योग्यताएं हासिल करते हैं ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके, परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। मैं अक्सर लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, रोज़मर्रा की गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों का यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है और उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल बिकरफील्ड द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत ख़राब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में 50% को कोई पेंशन नहीं मिल रहा और इस बात की चिंता होनी चाहिए, और बाकी बचे 50% लोग में से भी
75 से 80% लोगों को नाम मात्र पेंशन मिलेगी जो $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेस एस कार्पेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म में मुख्यालय में गया था और मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला जिसकी विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजना को तैयार करने में थी। जब मैंने उनसे पूछा कि छोटे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद रखनी चाहिए, और उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब है, मैंने पूछा। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पेल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट का प्लान और ज्यादा खतरनाक 401 के प्लान में अंतर स्पष्ट करते कह रहे हैं, ज्यादातर काम करने वाले लोगों के लिए ये कोई सुखद तस्वीर नहीं है। और ये तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम की सुविधा जोड़ा जाता है तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 प्रति वर्ष से $1,25,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में बताए गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88,000 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों के कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे ये फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वृद्ध हैं। अगर मरीज वृद्ध है तो अक्सर मेडिकल केयर को अपेक्षाकृत युवा को दे दी जाती है। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वह मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य देख पा रहे हैं या उनकी भविष्य दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही जाती है और वे अपने आप से कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल नहीं करते। जब मैं ज़्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों को सामने बोलता हूँ तो हमेशा एक ही चीज़ की सलाह देता हूँ। मैं ये सुझाव देता हूँ कि वह अपने जीवन के बारे में एक लंबा दृष्टिकोण रखें, केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम न करें, जो हालांकि महत्वपूर्ण है। मैं ये सुझाव देता हूँ कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें और एक दक्षता सिखा दे। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं तो मैं अक्सर उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ, जिससे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के परीक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन में झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय में शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवान है। मैं यह सुझाव देता हूँ तो अक्सर लोगों की यह प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है कि जवाब में मैं पूछता हूँ तो आप जिंदगी भर सिर्फ इसलिए काम करते रहेंगे कि आपकी इनकम में से 50% सरकार को दे दें। दूसरे व्यक्त में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि जिसमें मेरी रुचि है। कि जवाब में मैं ये कहता हूँ, मैं जिम जाने के लिए बिल्कुल रुचि नहीं रखता, परंतु मैं वहाँ इसके लिए जाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा फिट रह सकूँ और ज़्यादा समय तक जिंदा रह सकूँ। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत में कुछ सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते। जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार न हो, उनको बदलना बहुत कठिन होता है। परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नया सीखने के विचार से ही प्रेरित हो सकते हैं और दो राह पर खड़े हैं, मेरा सुझाव यह है, जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह ही है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार आप ये फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसानी से हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से ही कांपता था, परंतु एक बार मैं वहां पहुंच जाता था और काम शुरू कर देता तो मुझे इसमें मजा आने लगता था। जब मैं वहां से निकलता तो मुझे हमेशा खुशी होती थी कि मैं वहां गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के प्रति अनिच्छुक हो और इसके बजाय आप अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हो, तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं वहाँ यूनियन हो। लेबर यूनियन विशेषज्ञों की रक्षा के लिए ही बनाई जाती थी। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कृपा दृष्टि से दूर हो गए तो वो हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गए थे। उन्होंने मुझे बताया था कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था।
मेरे अमीर डैडी ने दूसरी और जिंदगी भर यह कोशिश की है कि उनकी कंपनियों में यूनियन न बन पाए। वे सफल हुए। हालांकि यूनियन काफ़ी बार करीब आ गई थी, परंतु अमीर डैडी उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फ़ायदे दिखते हैं और उनकी ज़रूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के करियर में आगे गया होता तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसकी पायलट यूनियन बहुत गाढ़ी हो। क्योंकि मेरा जिंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे उस उद्योग से निकाल दिया गया होता तो मेरे जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए जिसके पास हवाई उड़ान का 1 लाख घंटे का अनुभव है और जो हर साल $1,50,000 कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज़्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी। दक्षताएं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एयरलाइन उद्योग में जिन दक्षताओं की जरूरत होती है और जिसके लिए पायलटों को ज़्यादा वेतन दिया जाता है, वे स्कूल सिस्टम में उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं होती। आज के डॉक्टरों के लिए भी यह सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं, कई मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठनों जैसे HM से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। NEA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफ़ी कम होता है। तो नियम यह है कि उच्च विशेषज्ञता हासिल करो, यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ, आप में से कितने मैकडोनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूँ, अगर आप में से ज़्यादातर लोग बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनल्ड आपसे ज़्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडोनल्ड्स बिजनेस सिस्टम आपसे अच्छा है। ज़्यादातर प्रभावशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त है जो महान कलाकार है। वह काफ़ी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 ही छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इस पैसे से विज्ञापन करके और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सोचा और 2 महीने बाद उसका पहला पूरे पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला और उसकी माँ की सारी पूंजी विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वो पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो बेहतरीन हैमबर्गर बना सकते हैं, परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता। जब मैंने उसे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका जवाब केवल यह था कि विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वह सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं, अपनी क्षमताओं से कम पैसे कमा रहे हैं और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर बेचना और उन्हें घर तक पहुंचाने की दक्षता में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडोनल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता, परंतु वो एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनका विचार था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ज़्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने में प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का काम संभाल लिया। वे उच्च शिक्षित और निपुण प्रोफेशनल्स के लिए और ज़्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए अभियान छेड़ रहे थे।
हम में से इस बात पर काफ़ी सारी बहस हुई, परंतु मैं जानता हूँ कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज़्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की ज़रूरत होती है। वे यह भी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, आप उतने ही ज़्यादा जाल में फंसते जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर डैडी की सलाह यह थी, मैं और माइक खुद विकास करें। कई कॉरपोरेशंस यही करती हैं। वह बिजनेस स्कूल से किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और ये प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते, वह बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी रखते हैं और इसके लिए वो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों को या दूसरे के बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ आ जाती है और यह भी समझ आ जाती है कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट का तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा जाता था। आज इसे स्मार्ट समझा जाता है क्योंकि लोग ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की जरूरत होती है वो है ये: 1. कैश फ्लो का मैनेजमेंट। दूसरा, सिस्टम का मैनेजमेंट, आपको और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर। तीसरा, लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताओं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वो कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूँ या फिर शैक्षणिक टैब खरीदता रहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज़्यादा मेहनत की वे उतने ही ज़्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज़्यादा विशेषज्ञ हासिल की वे उतने ही ज़्यादा फंसते चले गए थे। हालांकि उनकी तनख्वाह बढ़ी, परंतु उनके लिए विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया तभी उन्हें पता चला कि वे व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक से चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज़्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थक बन गए। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज़्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए कहते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो हमसे ज़्यादा स्मार्ट थे और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप काम करवाएं। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञताओं का समन्वय कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वह इतना ज़्यादा कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ दक्षताओं के अलावा भी काफ़ी सारी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज़्यादातर लोगों को इसके लिए कठिन लगती हैं क्योंकि इसमें नकारे जाने, अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आज संप्रेषण, सौदेबाजी और नकारे जाने का डर का सामना करने वाले जितने बेहतर होंगे, आपके लिए ज़िंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार के लेखिका को सलाह दी थी जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूँगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञता हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कुछ कमज़ोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं, परंतु वे दूसरों लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि वे 1 साल तक बिक्री की कला का कोर्स सीख लें और चाहे वो कुछ भी न कमाएं, परंतु जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएंगी वो तो भाई अनमोल है। अच्छे सीखने वाले, भेजने वाले, मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति होने के अलावा हमें अच्छे विद्यार्थी और अच्छे शिक्षक होने की भी ज़रूरत है। दरअसल अमीर होने के लिए
आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामलों में देने और लेने में बहुत कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं न अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों डैडी उधार थे। दोनों ने पहले देने का सिद्धांत का पालन किया। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाज सेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। यह संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं और उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास अतिरिक्त धन आएगा मैं उसे दान में दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास कभी भी अतिरिक्त पैसा आया ही नहीं। इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते थे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है जो वो भूल गए थे, दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय वे इसमें यकीन करते थे, लो और फिर दो। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर इन दोनों ही डंडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है जो पैसे कमाने के खेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकियानुसार शिक्षा तंत्र को ही जिम्मेदार मानता हूँ। शुरुआत। रिच डैड पुअर डैड। आपका दिन शुभ हो। अध्याय 8। बाधाओं को पार करना। एक बार लोग अध्ययन कर लें और उनमें पैसे की समझ आ भी जाए तो भी आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए उन्हें कई बाधाओं को और अवरोधों को सामना करना पड़ सकता है। ऐसे 5 कारण हैं जिनके कारण पैसे की समझ रखने वाले लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते। संपत्ति वाला कॉलम जिसमें बहुत ज़्यादा कैश फ्लो आता है। संपत्ति वाला कॉलम जो उन्हें अपने सपनों की ज़िंदगी जीने का मौका देता है और अपने बिल चुकाने के लिए हर दम काम करने की झंझट से मुक्ति देता है। ये 5 कारण हैं। 1. डर। दूसरा सनकीपन। तीसरा आलस्य। चौथा बुरी आदतें और 5वां जिद। कारण नंबर 1, पैसे खोने के डर से पार पाना। मैं कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो और मेरी ज़िंदगी में मैं कभी भी ऐसे अमीर व्यक्ति से नहीं मिला जिसने कभी भी पैसे का नुकसान न उठाया हो। परंतु मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों को ज़रूर जानता हूँ और उनसे मिला हूँ जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं खोया है निवेश में। पैसा खोने का डर स्वाभाविक है, यह हर व्यक्ति को होता है, अमीरों को भी। परंतु समस्या डर नहीं है, समस्या यह है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसे खोने के बाद स्थिति से कैसे निपटते हैं, आप असफलता को किस तरह से लेते हैं, यह आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यह जिंदगी में केवल पैसे के बारे में ही नहीं बल्कि हर चीज़ के बारे में सही है। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में मूलभूत अंतर यह होता है कि वे इस डर से किस तरह से मुकाबला करते हैं। डरने में कोई बुराई नहीं है। पैसे के मामले में डरपोक होना कोई बुरी बात नहीं है। आप अब भी अमीर हो सकते हैं। हम सभी कुछ मौक़ों पर बहादुर होते हैं और कुछ मौक़ों पर डरपोक। मेरे दोस्त की पत्नी एक इमरजेंसी रूम की नर्स है। जब भी वह खून देखती है तो फटाफट से काम में जुट जाती है। जब भी मैं निवेश का जिक्र करता हूँ वह भाग जाती है। जब मैं खून देखता हूँ तब मैं नहीं भागता, मैं बेहोश हो जाता हूँ। मेरे अमीर डैडी पैसे के नुकसान के डर को या फोबिया को समझते थे। कुछ लोग सांपों से डरते हैं, कुछ लोग पैसा गंवाने से डरते हैं। दोनों ही फोबिया है। उनका कहना था कि पैसा गंवाने के बारे में उनका सुझाव यह एक छोटी सी पंक्ति थी, अगर आप जोखिम से घबराते हैं और चिंता करते हैं तो जल्द ही शुरू कर दो। इसलिए बैंक तभी आपको बचत की आदत डालना चाहती है जब आप छोटे बच्चे होते हैं। अगर आप कम उम्र में शुरू करते हैं तो आपके लिए अमीर होना ज़्यादा आसान होगा। मैं इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहूँगा, परंतु 20 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले और 30 साल की उम्र में बचत शुरू करने वाले लोगों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, बहुत ही बड़ा फ़र्क। कहा जाता है कि विश्व के अजूबों में से एक है चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। मैनहट्टन आइलैंड की खरीद दुनिया के महत्तम सौदों में से एक मानी जाती है। न्यूयॉर्क को $24 में खरीदा गया था।
परंतु अगर उस $24 को 8% सालाना ब्याज पर निवेश कर दिया जाता तो वही $24 1995 के अंत तक $28 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गए होते। मैनहट्टन को 1995 के रियल एस्टेट की कीमतों पर दोबारा खरीदा जा सकता था और इसके बाद भी इतना पैसा बच जाता कि लॉस एंजलिस का ज़्यादातर हिस्सा खरीदा जा सके। मेरे पड़ोसी एक बड़ी कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है। वह 25 सालों से वहाँ पर है। अगले 5 सालों में वह कंपनी को छोड़ देगा और 401 के रिटायरमेंट प्लान में $40 लाख जमा होंगे। यह मुख्य रूप से गति से विकसित हो रहे म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिए जाएंगे और जो बाद में बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बदल दिए जाएंगे। नौकरी छोड़ते समय उसकी उम्र केवल 55 साल होगी और उसके पास $3 लाख से ज़्यादा की निष्क्रिय आय होगी, जो कि उसके वेतन से ज़्यादा होगी। अगर आप हारने से डरते हैं या जोखिम लेने से डरते हैं तो यह भी किया जा सकता है, परंतु आपको जल्द ही इसकी शुरुआत करनी होगी और एक रिटायरमेंट प्लान तो होना ज़रूरी है। और आपको निवेश करने से पहले एक भरोसेमंद फाइनेंशियल प्लानर की सेवाएं लेनी रहेंगी। परंतु अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है या आप जल्द रिटायर होना चाहते हैं तो आप किस तरह पैसे खोने के डर का सामना करते हैं। मेरे गरीब डैडी ने कुछ नहीं किया। वे केवल इस विषय को टालते रहे और इसके बारे में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हुए। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का सुझाव था कि मैं टेक्सास में लोगों की तरह मानसिकता रखूं। मैं टेक्सास और वहाँ के लोगों को पसंद करता हूँ। उनका कहना था कि टेक्सास में हर चीज़ बड़े पैमाने पर होती है। जब टेक्सास के लोग जीतते हैं तो वो बड़ी जीत होती है और वो जब हारते हैं तो वो हार भी बहुत अद्भुत होती है। वो हारना पसंद करते हैं। मैंने पूछा। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, कोई भी हारना पसंद नहीं करता। मुझे एक खुश हारा हुआ व्यक्ति दिखा और मैं तुम्हें बता दूंगा कि हार ऐसी होती है। अमीर डैडी ने कहा। मैं जोखिम, पुरस्कार और असफलता के बारे में टेक्सास के लोगों के नज़रिए के बारे में बात कर रहा हूँ। वे जिंदगी के बारे में इसी तरह सोचते हैं। वे बड़े स्तर पर जीतते हैं। वे यहाँ के ज़्यादातर लोगों की तरह नहीं जीते जो पैसे के मामले में बिल्कुल कॉकरोच की तरह होते हैं। जब कोई उन पर रोशनी डालता है तो कॉकरोच घबरा जाते हैं। जब किराने वाला उनकी चिल्लर में से चवन्नी कम कर देता है तो वो शोर मचाने लगते हैं। अमीर डैडी समझाते रहे। मुझे टेक्सास का नज़रिया सबसे ज़्यादा पसंद है। जब वे जीतते हैं तो वो खुद पर गर्व करते हैं और जब वे हारते हैं तो शेखी बधारते हैं। टेक्सास में एक कहावत है, अगर आपको दिवालिया होना है तो बड़े पैमाने पर हुआ जाए। आप डुप्लेक्स के लिए दिवालिया हो जाएं। इसकी शेखी नहीं बधारी जा सकती। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हारने से इतना डरते हैं कि उनके लिए दिवालिया होने के लिए डुप्लेक्स भी नहीं होता। वे माइक और मुझे लगातार ये बताया करते थे कि आर्थिक असफलता सबसे बड़ा कारण ये होता है कि खेल को बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक तरीके से खेलते हैं। लोग हारने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं। ये उनके शब्द थे। फैन टारकेटन, जो वक्त का महान NFL क्वार्टरबैक था, ने इसी बात को दूसरी तरह से कहा है, जीतने का मतलब है हारने से न डरना। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं यह पाया है कि जीत हमेशा हार के ठीक बाद आती है। जब मैंने आखिरकार मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया तो उससे पहले मैं कई बार गिरा। मैं आज तक ऐसे किसी गोल्फर से नहीं मिला जिसने कोई गोल्फ बॉल ना घुमा दी हो। मैं आज तक ऐसे प्रेमियों से भी नहीं मिला जिनका कभी दिल न टूटा हो। और आज तक मैं कभी ऐसे अमीर आदमी से नहीं मिला जिसने कभी पैसे न गंवाए हो। तो ज़्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि उन्हें अमीर होने की खुशी से पैसा खोने का दर्द कहीं ज़्यादा होता है। टेक्सास में और एक कहावत है, हर आदमी स्वर्ग जाना चाहता है परंतु कोई मरना नहीं चाहता। ज़्यादातर लोग अमीर होने का सपना देखते हैं परंतु पैसा खोने के विचार से कांप जाते हैं, इसलिए वे कभी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते। अमीर डैडी माइक और मुझे टेक्सास में अपनी यात्राओं के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। अगर आप वास्तव में यह सीखना चाहते हैं कि जोखिम को, हार को और असफलता को किस तरह से संभाला जाए तो सैंट एंटोनियो जाकर एल्मो देखो। एल्मो उन बहादुर लोगों की महान कथा है जिनके पास सफलता का कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी ये जानते हुए उन्होंने लड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने समर्पण करने के बजाय मरने का विकल्प चुना। यह पढ़ने योग्य प्रेरक कथा है। वैसे यह एक दुखद सैन्य हार है। वे आखिरकार असफल हुए, वे हार गए। तो टेक्सास के लोग किस तरह असफलता का सामना करते हैं? वे अब भी चिल्लाते हैं, एल्मो को याद रखो। माइक और मैंने यह कहानी कई बार सुनी थी।
जब भी अम्मी डैडी किसी बड़े सौदे को करने वाले होते थे वे नर्वस होते थे। तब वे हमें कहानी सुनाया करते थे। जब वे पर्याप्त मेहनत कर चुके होते थे और या तो मामला सही से हो जाता था या बिगड़ जाता था, तब वे हमें कहानी सुनाया करते थे। हर बार जब वे गलती करने या पैसे गंवाने से डरते थे, तब वे हमें यह कहानी सुनाया करते थे। इससे उन्हें ताकत मिलती थी, क्योंकि यह कहानी के बाद उन्हें याद आता था कि किस तरह पैसे के नुकसान को आर्थिक विजय में बदला जा सकता है। अमीर डैडी जानते थे कि असफलता उन्हें ज़्यादा मजबूत और स्मार्ट बनाएगी। ऐसा नहीं था कि उन्हें हारना पसंद था या वे हारना चाहते थे। वे केवल इतना जानते थे कि वे कौन थे और किस तरह हार का सामना करेंगे। वे नुकसान उठा लेंगे और फिर उसे जीत में बदल लेंगे। यही उन्हें एक विजेता बनाता था और दूसरों को पराजित। इससे उन्हें जोखिम उठाने की सीमा को लांघने का साहस मिलता था, जबकि बाकी लोग उस सीमा के पार नहीं जा पाते थे। इसलिए मैं टेक्सास के लोगों को इतना पसंद करता हूँ। उन्होंने एक बड़ी असफलता को लिया और उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया, जिससे उन्हें करोड़ों की आमदनी हो रही है। परंतु उनके सबसे अर्थपूर्ण शब्द शायद ये हैं, टेक्सास के लोग अपनी असफलता को दफनाते नहीं हैं, वह उनसे प्रेरणा लेते हैं। वह अपनी असफलता को लेकर उन्हें नारे में बदल देते हैं। असफलता टेक्सास के लोगों को जीतने के लिए प्रेरित करती है, परंतु यह फॉर्मूला टेक्सास के लोगों का ही नहीं है, लेकिन यह सभी जीतने वालों का फॉर्मूला है। जैसा मैंने कहा, मोटरसाइकिल से बार बार गिरना गाड़ी चलाना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा था। मुझे याद है कि गिरने के बाद मुझे गाड़ी चलाना सीखने के लिए ज़्यादा दृढ़ निश्चय आ गया था। मेरा दृढ़ निश्चय गिरने से कम नहीं हुआ था। मैंने यह भी कहा था कि मैं कभी किसी गोल्फर से नहीं मिला जिसकी बॉल कभी गलत नहीं हुई हो। किसी चोटी के प्रोफेशनल गोल्फर के लिए बॉल खोना या टूर्नामेंट हारना उससे ज़्यादा बेहतर बनने और कड़ी मेहनत करने के ज़्यादा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता था। इससे वे ज़्यादा बेहतर बनते थे और जीतने वालों के लिए हार प्रेरणादायक बन जाती है, हारने वालों को हार बर्बाद बना देती है। जॉन डी रॉकफेलर के शब्दों में, मैं हमेशा हर संकट को अवसर में बदलने की कोशिश करता हूँ। और जापानीज अमेरिकी होने के नाते मैं यह भी कहता हूँ कि कई लोग कहते हैं कि पर्ल हार्बर अमेरिका की गलती थी। मैं कहता हूँ कि जापानी गलती थी। टोरा 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 फिल्म में एक संयमित जापानी एडमिरल खुशियाँ मना रहे थे। अपने अधीनस्थों से यह कहता है, मुझे डर है कि हमने एक सोते राक्षस को जगा दिया है। पर्ल हार्बर को याद करो, एक नारा बन गया। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हारों में से एक थी, फिर भी इसके कारण उसे जीतने की प्रेरणा मिली। इस बड़ी हार से अमेरिका को ताकत मिली और अमेरिका जल्द ही दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर सामने आया। असफलता जीतने वालों को प्रेरणा देती है और हारने वाले को बर्बाद कर देती है। यह जीतने वाले को सबसे बड़ा रहस्य और सूत्र है। यह वह रहस्य है जिससे हारने वाले नहीं जानते। जीतने वालों का महानतम रहस्य यह है कि असफलता जीतने की प्रेरणा देती है। इसके लिए उन्हें हार से डर नहीं लगता। मैं फ्रैंक टॉनकन के शब्दों में एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, जीतने का मतलब है हार से न डरना। फ्रैंक टॉनकन जैसे लोग हारने के लिए नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि वे कौन हैं। वे हारने से नफरत करते हैं, इसलिए वे जानते हैं कि हार केवल उन्हें ज़्यादा बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर सकती है। हारने से डरने के और हारने से नफरत करने का बहुत बड़ा अंतर होता है। ज़्यादातर लोग पैसे गंवाने से इतना डरते हैं कि वे हार जाते हैं। वे डुप्लेक्स के कारण ही दिवालिया हो जाते हैं। आर्थिक रूप से जीवन में बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक खेल खेलते हैं और बहुत छोटे पैमाने पर खेलते हैं। वे बड़े घर और बड़ी कारों तो खरीद सकते हैं, परंतु वे बड़े निवेश नहीं कर सकते। वह प्रमुख कारण यह है 90% अमेरिकी जनता पैसे के लिए संघर्ष करती है। यह है कि वे हार से बचने के लिए खेलते हैं, वे जीतने के लिए नहीं खेलते। वह अपने फाइनेंशियल प्लानर्स या अकाउंटेंट्स या स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाते हैं और एक संतुलित पोर्टफोलियो खरीद लेते हैं। ज़्यादातर के पास सीडी, कम आमदनी वाले बॉन्ड, फ्रांसिस म्यूचुअल फंड और बहुत से कम स्टॉक्स में बहुत सा नकद जमा होता है। यह एक सुरक्षित और समझदारीपूर्ण पोर्टफोलियो होता है, परंतु यह जीतने वाला पोर्टफोलियो नहीं होता। यह उस आदमी का पोर्टफोलियो है जो हार से बचने के लिए खेल रहा है। मुझे गलत मत समझिए,
शायद यह 70% जनसंख्या से बेहतर पोर्टफोलियो होता है और यह भयानक है क्योंकि पोर्टफोलियो न होने से बेहतर सुरक्षित पोर्टफोलियो होना। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो होता है जो सुरक्षा को पसंद करता है, परंतु सुरक्षित खेल खेलने और संतुलित निवेश पोर्टफोलियो का वह तरीका नहीं है जिसे सफल निवेशक अपना खेल खेलते हैं। अगर आपके पास कम पूंजी है और आप अमीर होना चाहते हैं तो पहले केंद्रित हो जाएं, संतुलित नहीं। अगर आप किसी सफल व्यक्ति को देखेंगे तो शुरुआत में वो संतुलित नहीं होते। संतुलित लोग कहीं नहीं जा पाते, वह एक ही जगह पर बने रहते हैं। प्रगति करने के लिए आपको पहले असंतुलित होना पड़ेगा। इसे देखने के लिए आप अपने चलने की प्रगति को देखें। थॉमस एडिसन संतुलित नहीं थे, वह केंद्रित थे। बिल गेट्स संतुलित नहीं थे, वह केंद्रित हैं। डोनाल्ड ट्रंप केंद्रित हैं। जॉर्ज पैटन ने अपने टैंकों को फैलाया नहीं, उन्होंने उन्हें केंद्रित किया और जर्मन पंक्ति के कमजोर ठिकानों को उड़ा डाला। फ्रांसीसियों ने मैजिनटॉन लाइन और अपने सैन्य बल को फैलाया था और आप जानते ही हैं उनके साथ क्या हादसा हुआ था। अगर आप में अमीर होने की इच्छा है तो स्वयं को केंद्रित कर लें। अपने बहुत से अंडों को केवल कुछ बास्केट में रख लें। वह न करें जो गरीब और मध्य वर्ग के लोग करते हैं, वह बहुत कम अंडों को बहुत सी बास्केट में रखते हैं। अगर आप हार से नफरत करते हैं तो सुरक्षित खेलें। अगर हारने से आप कमजोर हो जाते हैं तो सुरक्षित खेलें। संतुलित निवेश का रास्ता चुनें। अगर आपकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और आप जोखिम उठाने से डरते हैं तो बदले नहीं, सुरक्षित खेलें, परंतु इसकी शुरुआत जल्द ही कर लीजिए। अपने अगले अंडों को जल्द ही इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए क्योंकि इसमें समय लगेगा। परंतु अगर आपके पास आज़ादी के सपने हैं, चूहा दौर से बाहर निकलने का इरादा है, तो आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, मैं किस तरह असफलता का सामना करूंगा। अगर असफलता से आपको जीतने की प्रेरणा मिलती है तो शायद आपको कोशिश करनी चाहिए, परंतु केवल शायद। अगर असफलता आपको कमजोर बना देती है या आप पर मानसिक तनाव डालती है, उस बिगड़े नवाब की तरह जो हर बार कोई चीज़ गलत होने पर मुकदमा दायर करने के लिए वकील को ढूंढता है, तो सुरक्षित खेल ही खेलें। अपनी दिन की नौकरी को बनाए रखें, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदें, परंतु याद रखें इनमें भी खतरा होता है, हालांकि तुलनात्मक रूप से वे ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ और टेक्सास का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यह एक कम बुद्धि का खेल है, इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है, परंतु संपत्ति वाले कॉलम को तेज़ी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और असफलता झेलने की ताकत की ज़रूरत है। हारने वाले असफलता से बचते हैं, जबकि असफलता हार को जीत में भी बदल सकती है। एल्मो को याद रखें। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते होंगे जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ अपने दबड़े में दौड़ रहा था। हम इस तरह से बहुत लोगों को जानते हैं, परंतु हम सबके भीतर ऐसा ही एक छोटा मुर्गा होता है। जैसा मैंने पहले ही कहा है, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उठकर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाते हैं। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ, अमुक व्यक्ति मुझसे बेहतर है। यह हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती हैं। हम क्या होगा वाला खेल खेलते रहते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रण खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं? क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से न हो? या हमारे कोई ऐसे दोस्त या प्रियजन भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिलाया करते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी या न मांगी। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो, या अगर इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा, या यह कभी सफल नहीं हो सकता, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका के यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते। हमारे दिल में डर बैठ जाता है।
कई बार हम सो भी नहीं पाते, हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीज़ों के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हम में से इसे अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस तरह महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ ये बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैग्नेट म्यूचुअल फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की इस चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर या तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर बाहर से आता है, प्राय दोस्तों से, परिवारों से, सहकर्मियों से और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक के दौरान का अनुभव बताते हैं जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर्स बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारीपूर्वक बाजार में निवेश कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते। जब कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में दंगे भड़के तो सारे देश में बंदूकों की बिक्री बढ़ गई थी। वॉशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिज़ोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी स्थितियों को आदेश देती है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए। एक दवाई की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सर्दी होते हुए दिखाती है। विज्ञापन फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो चिल्लाते हुए घूम रहे हैं कि आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाहों और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो, इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत होती है। 1992 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया। वह स्टॉक्स और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स में रियल एस्टेट की कीमतों में मंदी चल रही थी। हमने उसके साथ 2 दिन गुजारे और उसने बताया कि कैश फ्लो और पूंजी बढ़ाने का कुछ बढ़िया मौके मौजूद हैं। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसने दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम और उसके घर की कीमत $42,000 थी। इसी तरह के यूनिट उस समय $65,000 में बिक रहे थे। उसे बहुत से फ़ायदे का सौदा लगा। रोमांचित होकर उसने खुद ही खरीद लिया और बॉस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फ़ोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तत्काल उसे फ़ोन करके इसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने कहा है कि यह बहुत बुरा सौदा है क्योंकि वह ज़्यादा महंगे में ख़रीद रहा है। मैंने रिचर्ड से पूछा कि उसका पड़ोसी क्या निवेशक है। रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि उसकी सलाह क्यों मानी, तो रिचर्ड सुरक्षात्मक हो गया और उसने बस यही बात कही कि मैं और ज़्यादा जांच पड़ताल करना चाहता था। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पलटे और 1994 में उस छोटे से यूनिट को $1,000 से प्रति माह किराया मिल रहा था। जाड़े के पीक सीजन में $2,500 प्रति माह। 1995 में यूनिट की कीमत बढ़कर $95,000 हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह शुरुआत में $5,000 चुका दे और चूहा दौड़ से बाहर निकल जाए। उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती। आज भी वह कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अभी मौजूद हैं। बस आपको उनसे ज़्यादा और अच्छी तरह से गौर से देखना होगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। इसे खरीदा का पछतावा कहा जाता है और हम ये सबको प्रभावित करता है। यही शंकाएं हमें ले डूबती है। छोटा सा मुर्गा जीत जाता है और हम आज़ादी का मौका गंवा देते हैं। दूसरे उदाहरण में सीडी के बजाय टैक्स लिएन सर्टिफिकेशन में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा रखता हूँ। मैं अपने पैसे 16% प्रति वर्ष कमाता हूँ, जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा है। यह प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुनिश्चित होते हैं और राज्य के कानून द्वारा संरक्षित होते हैं, जो निश्चित रूप से ज़्यादातर बैंकों से ज़्यादा ब्याज देते हैं और इस आधार पर उन्हें खरीदा जा सकता है। वह भी काफ़ी सुरक्षित फॉर्मूला है।
उनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें बुनाया नहीं जा सकता, तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सीढ़ी मान चलता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खासकर उसे जिसने अपना पैसा सीढ़ी में रखा हुआ है, कि मैं अपने पैसे को किस तरह रखता हूँ, वह मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है। वह मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें इसका ज्ञान कहाँ से मिला। वे कहते हैं उसके दोस्त या निवेशक की पत्रिका से। उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं किया और वे दूसरे व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा है ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सब में कम आमदनी की उम्मीद रखता हूँ वह 16% होती है, परंतु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। शंका बहुत महंगी साबित हो सकती है। मेरा मानना है कि यह संदेह और सनकीपन ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उसे सुरक्षित खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतजार कर रही है कि आप अमीर बने। केवल आपके संदेह ही आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है। इसमें ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, परंतु इन संदेहों के कारण ज़्यादातर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। शंकालु लोग कभी भी नहीं जीत पाते। अमीर डैडी ने कहा था, शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है। शंकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले विश्लेषण करते हैं। यह उनकी एक पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने यह स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद हो जाता है जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौक़ों को भी देख सकते हैं जो किसी ने नहीं देख पाते, और दूसरे लोग जिन मौक़ों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की क्षमता किसी भी तरह सफलता की कुंजी है। जो लोग पैसे की आज़ादी ढूंढ रहे हैं उनके लिए रियल एस्टेट का निवेश दमदार तरीका है। यह निवेश का एक अद्भुत तरीका है, परंतु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूँ तो मुझे यह सुनने को मिलता है, मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी शंकालु लोगों के बहाने कहते हैं। ऐसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं, विश्लेषण नहीं। ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाओं से और डरों से पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, तब मैं जवाब देता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाहता हूँ। वे यह कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए वो टॉयलेट से उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आज़ादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार ज़्यादातर लोगों को गरीब बनाए रखते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता। आपकी सफलता की कुंजी अपने अंदर समाये रहते हैं, अपने अमीर डैडी का कहना था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश लेता हूँ जो टॉयलेट ठीक करने पर ध्यान देता है। घरों या अपार्टमेंट्स को चलाने का सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ता। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है। मैं इसलिए रियल एस्टेट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक अच्छा मैनेजर खोजने में ध्यान देता हूँ। प्राय किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे सौदे के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट मैनेजर को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता को सफलता की पूंजी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। क्योंकि मैं भी टॉयलेट ठीक नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग का यह कहना जारी रखते हैं मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर सशक्त निवेश माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। स्टॉक मार्केट में अक्सर लोग ये कहते सुनता हूँ, मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और व्यक्ति अपना पैसा गंवाना पसंद करता है। वे सिर्फ इसलिए पैसे नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसा गंवाने के लिए तैयार ही नहीं होते। विश्लेषण करने के बजाय एक और सशक्त निवेश के माध्यम यानी स्टॉक मार्केट की तरफ से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में अपने मित्र से नज़दीकी गैस स्टेशन के पास गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता था। छोटा मुर्गा है,
उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के सिर पर गिरता है। आशा करता हूँ आपको रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक पसंद आ रही है। ये रिच डैड पुअर डैड का भाग नंबर 12 ख़त्म हो रहा है। पार्ट 13 के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको फुल ऑडियो बुक सुननी है तो आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।